क्या आपने कभी कोटलिन या जावा क्लासेस में एट द रेट ओवरराइड, एट द रेट कंपोजेबल या फिर एट द रेट प्रीव्यू इस टाइप के क्या आपने कुछ कोड देखे हुए हैं? तो आखिर ये होता क्या है? आइए इनको समझते हैं। जो एट द रेट ओवरराइड, एट द रेट कंपोजेबल या फिर एट द रेट प्रीव्यू ऐसे करके होते हैं, उन्हें एनोटेशंस क्लास कहा जाता है। ये कोड में आखिर मौजूद होते क्यों हैं? ठीक है, तो एनोटेशंस ये इसलिए मौजूद मौजूद होते हैं जैसे आपको कोई क्लास है, ठीक है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, आपने कुछ फंक्शन लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये जो एट द रेट एनोटेशंस क्लास होते हैं, उसके लिए मेटा डेटा का वर्क करते हैं। ये हमारे कभी भी लॉजिक में कोई भी चेंज नहीं करते हैं। जैसे हमारा कोई लॉजिक लिखा गया है लॉगिन का या फिर किसी चीज का, तो उसमें कोई भी ये छेड़छाड़ नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, ये एट द कंपाइल टाइम पर ये वैलिडेशंस का वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम कोई भी चीज इंजेक्ट करते हैं, हम इसको थोड़ा डीपली समझते हैं। आइए इसमें, तो जैसे कि मैं अभी अपने इस एंड्रॉइड स्टूडियो के कोड में जा रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं देख पा रहा हूँ, तो मेरा एक कट प्रो ऐप करके एप्लीकेशंस क्लास है। तो यहाँ पर मैं एट द रेट हिल्ट एंड्रॉयड ऐप यूज किया हूँ। ठीक है, तो ये भी एक एनोटेशंस क्लास है। एंड अगर मैं यहीं पर जावा यूज करता तो यहाँ पर एट द रेट ओवर आइड आ जाता, तो वो भी एनोटेशंस इंटरफेस होता। जावा में और कोटलिन में बस मेजर माइनर सा डिफरेंस ये होता है कि कोटलिन में एनोटेशंस क्लास होते हैं एंड जावा में एनोटेशंस इंटरफेस होते हैं। तो बस इसमें बेसिकली सिंटेक्स का ही डिफरेंस होता है। हम दोनों को यूज कर सकते हैं, जावा के एनोटेशंस इंटरफेस को हम अपने कोटलिन के क्लास में यूज कर सकते हैं। इनके कुछ एनोटेशंस क्लास के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि मेटा डेटा। तो इसमें क्या होता है कि ये हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं हमारे कंपाइलर को या फिर हमारे फ्रेमवर्क को, कि ये मेटा डेटा इससे रिलेटेड है। क्लास होते हैं, ये नॉन एग्जीक्यूटेबल होते हैं। ठीक है, तो ये कोई भी हमारे लॉजिक को चेंज नहीं करते डायरेक्टली। एनोटेशन क्लास तीसरा जो होता है वो होता है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये रीड करता है प्रॉपर्टी को, जैसे कंपाइलर को ये बताता है या फिर लिंट मोड में चला जाता है, लिंट टूल को बताता है कि ये वाली जो लाइब्रेरी क्या क्या यूज किया है, इसका मेटा डेटा क्या है। अगर हम सिंपल भाषा में बात करें, जैसे हम रूम को जब हम रूम डीबी बनाते हैं, तो उसमें एक मेटा डेटा जनरेट होता है जिसमें सारे उसका इंफॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली हम जब रूम को क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर डाओ एनोटेशंस एंड मल्टीपल चीजें करके एनोटेशंस क्लास बनाते हैं, तो सारी प्रॉपर्टी उसके अंदर होती है। जैसे यहाँ पर कुछ लाइब्रेरी हैं जो ऐसे यूज करें, जैसे आपका हो गया रूम डीबी हो गया, ठीक है, हिल्ट हो गया या फिर रेट्रोफिट हो गया। तो ये सारे लाइब्रेरी अपने जो हैं, ये सारे के सारे एनोटेशंस इंटरफेस या फिर एनोटेशंस क्लास को यूज करते हैं। तो इसके कुछ ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल है। आप कंपोजिबल अगर यूज कर रहे होंगे तो इसमें एट द रेट कंपोजिबल करके फंक्शन स्टार्ट होता है, तो हमारी यूआई फंक्शन यूआई रिव्यू करता है। ठीक है, और दूसरा है, जैसे मैं कभी भी अपने एंड्रॉइड के कोड में जाऊंगा तो मैं अगर यहाँ पर सिंपल आपको कोई एक फंक्शन दिखाऊं, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैं एट द रेट इंजेक्ट यूज किया हूँ, तो यहाँ पर भी एक एनोटेशन क्लास या फिर एनोटेशन इंटरफेस यूज हुआ है। लेकिन ये कोटलिन है तो यहाँ पे हम इनको क्लास ही बोलेंगे। जावा होता तो फिर हम इसको इंटरफेस बोल सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। इसमें बस सिंटेक्स का डिफरेंस होता है, कोड में कोई खास चेंज नहीं होता है, दोनों सेम ही वर्क करते हैं। एक और हम यूज करते हैं, जैसे अगर हम यूआई की बात करें, तो यूआई में हम प्रीव्यू के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर कंपोजेबल जैसे यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर ऐसे एट द रेट प्रीव्यू यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रीव्यू एनोटेशंस का यूज किए हैं। तो अभी हम लास्ट में इसको बनाकर दिखाएंगे कि हम अपना खुद का एनोटेशंस क्लास कैसे बना सकते हैं। तीसरा मेन पॉइंट ये है कि हम एनोटेशंस क्लास यूज करते ही क्यों हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम एनोटेशंस यूज क्यों करते हैं। तो पहला ये है कि कोड जनरेशन के लिए बहुत हिल्ट हो या रूम हो, इन जैसे लाइब्रेरी के साथ आप इजी कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ की बात करूँ तो अगर मैं इसको मैनुअल करता तो मुझे काफ़ी टफ पड़ जाता, एंड मुझे इसके लिए एक दो और फंक्शन लिखने पड़ते हैं, क्लासेस भी यूज करनी पड़ती। अब यहाँ पर सिंपली क्या हुआ, मैं उसे यहाँ पर इंजेक्ट कर दिया हूँ, हमारा डिस्पैचर भी प्रोवाइड हो गया है एंड स्प्लैश फीचर भी प्रोवाइड हो गया है। तो ये एक दूसरा है। एंड तीसरा ये हो सकता है कि हम इसको एज ए वैलिडेशंस यूज करते हैं। वैलिडेशंस में अगर मैं अपने डीआई में जाऊं, डीआई में ऐप मॉडल दिखाता हूँ, तो यहाँ पर मैं एज एक वैलिडेशन भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरा रेट्रोफिट अगर मैं इसको यूज यहाँ पर कर रहा होता, तो वहां पर मैं इसको सिंपल सा एक एनोटेशंस क्लास बना देता,
एंड उसको एक बना देता आफ्टर लॉगिन, एक बना देता विदाउट लॉगिन। तो जो हमारा ओपन राउट होता है उस वहां पर हम एट द रेट विदाउट लॉगिन एनोटेशंस यूज कर लेते हैं। बेसिकली आप एनोटेशंस को एक टैग की तरह समझिए कि लॉगिन के बाद मेरा फीचर क्या होगा और विदाउट लॉगिन पे क्या होगा। तो बेसिकली उस टैग में ये वो टैग ये बताएगा हमारे कोड को कि मान लो अगर मैं इसको सेपरेट करना चाहूँ तो एनोटेशंस में ये सेपरेट कर सकता हूँ कि आफ्टर लॉगिन में मैं उस रेट्रोफिट में हेडर भी भेज सकता हूँ। विदाउट लॉगिन में अगर मेरी ओपन एपीआई है तो मैं उसमें हेडर या फिर कोई भी ऐसा सर्वर की वगैरह हम उसमें नहीं भेज सकते। तो बेसिकली ये टैग की तरह ही वर्क करेगा, इसे टैग या लेबल समझ लो, आप अपनी भाषा में इसको समझ सकते हैं। तो आइए अब एक अपना खुद नोटेशंस क्लास लिखते हैं और उसको यूज करते हैं कि उसका यूज कैसे करेंगे। अपन क्लास बना ले रहा हूँ, माई एनोटेशंस। मैं इसको ऐड कर दे रहा हूँ। अब इसके कुछ मैं प्रॉपर्टी भी डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे प्रॉपर्टी में क्या होता है कि इसके तीन टाइप के प्रॉपर्टी हो सकते हैं। इस किसी भी एनोटेशंस पर मैं टारगेट भी सेट कर सकता हूँ। और मतलब एनोटेट टारगेट बेसिकली ये तय करता है कि इसको हम यूज कहाँ करेंगे, इसको रखना कहाँ है, ये कहाँ पे यूज हो सकता है। तो मैं जैसे यहाँ पर एट द रेट टारगेट, टारगेट के अंदर में क्या कर रहा हूँ, एनोटेशन टारगेट डॉट फंक्शन। अब यहाँ पर काफी सारे हिंट्स आ गए, तो मैं इसका सिर्फ फंक्शंस तक ही यूज करने वाला हूँ। ठीक है, मैं सारे यूज नहीं करने वाला। तो मैं इनको हटा दे रहा हूँ गेटर सेटर को। अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पर एट द रेट रिटेंशन एक और एनोटेशन क्लास आ गया है, तो यहाँ पर क्या है, नोटेशन नोटेशन रिटेंशन डॉट रन टाइम। ये अलग अलग प्रॉपर्टी डिफाइन करता है कि जैसे सोर्स हम यहाँ पर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो सोर्स भी कर सकता हूँ। तो इसके तीन होते हैं, एक होता है सोर्स, एक होता है बाइनरी, एक होता है रन टाइम। तो बेसिकली जो सोर्स होता है, ये सोर्स ये बताता है कि कंपाइल होने के बाद ये हट जाता है। तो ये सिर्फ लिंट के लिए बचा रह जाता है, जो हम लिंट में देखते हैं कि हमारे मतलब डिबग के टाइम पर वो चीज यूज होती है। तो इसको भी यहाँ पर छोड़ देते हैं, सोर्स कई लोग यूज करते हैं। और दूसरा है बाइनरी, तो हम यहाँ पर बाइनरी भी यूज कर सकते हैं। बाइनरी नोटेशन क्लास बाइनरी। बाइनरी क्या करता है, जो हमारा डॉट क्लास फाइल रहता है ये उसमें एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो कंपाइल के बाद ये वहां पर चला जाएगा, बाइनरी में चला जाएगा। और तीसरा अपना है रन टाइम। रन टाइम क्या करता है कि ये जो ऐप चलते समय जब हमारा रन ऐप चलता है तो उस टाइम पर ये रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन के जरिए अवेलेबल रहता है। जैसे आपका रेट्रोफिट में हो गया, तो उस टाइम वहां पर रिफ्लेक्शन के टाइम पर ये अवेलेबल है। अभी जो रिसेंटली मैंने एग्जांपल दिया, तो वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। रन टाइम यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ आफ्टर लॉगिन विदाउट लॉगिन, मैं ऐसे करके ये चीजें बना सकता हूँ। पर ये हम उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं बनाने जा रहा हूँ एनोटेशंस क्लास प्रीव्यू के लिए। तो यहाँ पर मैंने पहले से बना रखा है एक, और मैं यहाँ पर एनोटेशंस क्लास बना रहा हूँ प्रीव्यू के लिए। हाँ, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक अपना प्रीव्यू एनोटेशंस क्लास बना रहा हूँ। इसमें मुझे कुछ नीड पड़ेगी। जैसे मान लो मैं यहाँ पर प्रीव्यू मेरा वो हो जाएगा प्रीव्यू। अब इसके अंदर मुझे प्रॉपर्टी डिफाइन करनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी में नेम हो सकता है, जैसे मान लो मैं नेम कर दे रहा हूँ। अब नेम में मैं यहाँ पर क्या कर दे रहा हूँ कि नेम में मान लो इसको मैं लाइट मोड कर दे रहा हूँ। उसे तो थीम को भी कर सकते हैं, पर मैं इसको अभी बस टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ। लाइट शो बैकग्राउंड, इसको ट्रू कर दे रहा हूँ। अगर मुझे शो करना है तो मैं उसको भी कर सकता हूँ, यूआई सिस्टम को भी शो कर सकता हूँ। इसको भी मैंने शो कर दिया, एंड ग्रुप इसको डे नाइट में डाल दिया। ठीक है, अब इसकी एक ये प्रीव्यू हो गई कि ये लाइट मोड के लिए हो गया। इसी में मैं मल्टीपल एनोटेशन ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पर और भी प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकता हूँ। तो ये तो हो गया कि मैं इसमें डार्क मोड, लाइट थीम ये सब कर लिया। अब मैं यहाँ पर यूआई मोड भी कर सकता हूँ। यहाँ पर यूआई यूआई मोड डे नाइट। अब यहाँ पर जैसे मैं यूआई मोड कर रहा हूँ, यूआई मोड कॉन्फ़िगरेशन डॉट यूआई मोड एस और नो कर सकते हैं नाइट मोड। तो ये नो हो गया। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए एक इसकी डिवाइस की मैं प्रॉपर्टी भी सेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं डिवाइस की प्रॉपर्टी सेट नहीं कर रहा हूँ, और डार्क मोड के लिए भी कर ले रहा हूँ, मोड नाइट यस। अब यहाँ पे मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ माय नोटेशंस। तो वैसे भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दो लाइट एंड डार्क मोड, दो टाइप के यहाँ पर क्रिएट हो गए हमारे में। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन वाला बना लेता हूँ, कंपोजेबल। इसको कर देता हूँ फंक्शन शो नेम। शो नेम मॉडिफायर इसको ऐसे ही रहने दो। अब मैं सिंपली टेक्स्ट कर रहा हूँ। ठीक, टेक्स्ट एंड टेक्स्ट
टेक्स्ट, सो टेक्स्ट मॉडिफायर, मॉडिफायर डॉट बैकग्राउंड कलर डॉट रेड। मैं बैकग्राउंड इसका रेड कर दे रहा हूँ एंड इसको मैं प्रीव्यू कर देता हूँ। एनोटेशंस, टेक्स्ट पास कर ले रहा हूँ, स्ट्रिंग, एंड इसको यहाँ पर मैं सीधे टेक्स्ट को पास कर देता हूँ। मॉडिफायर को इसी नीड नहीं, मॉडिफायर को हटा ही देते हैं। तो यहाँ पर ये टेक्स्ट शो हो गया, नेम एक डार्क थीम एंड एक लाइट थीम। तो एक काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ से रेड कलर हटा दे रहा हूँ। इस माई नोटेशंस में अगर मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, शो बैकग्राउंड फॉल्स, तो देखिए क्या होता है। सिस्टम यूआई भी फॉल्स करना पड़ेगा। डार्क मोड में मैंने शो बैकग्राउंड एंड सिस्टम यूआई दोनों फॉल्स कर रखा है। तो डार्क मोड में सिर्फ हमारा टेक्स्ट आएगा, जैसा कि आप देख सकते हो। एंड लाइट मोड में सिस्टम यूआई भी आएगा एंड बैकग्राउंड भी आएगा।